हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिरर रोटेशन के बारे में। मिरर रोटेशन को जानने से पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा जान लेते हैं। ये जो लॉ है इसको हम लोग 10th में भी पढ़े हैं एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जब शुरू होता है 12th में तो भी ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लॉ क्या है? तो लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर जब भी रिफ्लेक्शन हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो प्लेन मिरर के केस में ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर बनाओ एक लाइन दैट इज़ नॉर्मल। जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये जो रे टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो दो एंगल होता है ये होता है बराबर, ये बात बता रहा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात आ गई क्या समझ में? अब चलते हैं केस फर्स्ट पे। तो केस फर्स्ट जो है इसमें हम लोग कंसिडर करने वाले हैं क्या कि मिरर को रोटेट करेंगे अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स। मतलब मिरर जो है वो रोटेट करेगा लेकिन इंसिडेंट रे जो है उसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो मिरर का जब पोजीशन ओरिजिनल ऐसा था तो उस समय जो नॉर्मल बना था दैट नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है नॉर्मल। अब जब इंसिडेंट रे आया तो ये थीटा एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे जो पहला होगा वो भी नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल है n1 इससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग मिरर को रोटेट किए, देखो मिरर यहाँ से रोटेट होके यहाँ आ गया, अल्फ़ा एंगल घुमा, ठीक है। अल्फ़ा एंगल घुमा तो नॉर्मल जो पहले मिरर के परपेंडिकुलर था ऐसे अभी भी तो मिरर के परपेंडिकुलर होगा नए पोजीशन पे। तो नए पोजीशन पे नॉर्मल शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसा करके कुछ आना चाहिए परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो वही आएगा, देखो यहाँ पे आ गया। तो ये जो नॉर्मल n2 है ये नए पोजीशन के परपेंडिकुलर है क्योंकि मिरर जो है अल्फ़ा से घूमा है ना। तो मिरर के साथ नॉर्मल भी अल्फ़ा से घूम गया। तो न्यू पोजीशन ऑफ द नॉर्मल, पुराने नॉर्मल से अल्फ़ा एंगल रोटेटेड है, ठीक है। अब देखो जो इंसिडेंट रे है वो नए नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? तो देखो ये एंगल है थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा एंगल बना रहा है कि नहीं? देखो ये रहा थीटा प्लस अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाना चाहिए? नॉर्मल से, क्योंकि ये है अब नॉर्मल का पोजीशन है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे भी बनाना चाहिए थीटा प्लस अल्फ़ा। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पे बना रहा है थीटा प्लस अल्फ़ा एंगल, ठीक है, नए नॉर्मल से। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या देखें कि रिफ्लेक्टेड रे पहले केस से दूसरे केस में कुछ एंगल घूम गया है ना। तो ये कितना एंगल घुमा उसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो ध्यान से देखो जो पुराना रिफ्लेक्टेड रे है वो पुराने नॉर्मल से कितना एंगल दूर था? थीटा एंगल दूर था, है ना। बात आ रही क्या समझ में? और पुराने नॉर्मल से नया वाला रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल दूर है? तो देखो अल्फा प्लस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस थीटा, मतलब 2 अल्फा प्लस थीटा एंगल अहेड है इस नॉर्मल से। ये रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा प्लस थीटा एंगल अहेड है। बात आई क्या समझ में? ठीक है। वही डायग्राम आगे वाले पेज पे बना हुआ है, ये देखो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल अपने को क्या दिख रहा है कि जो पुराना नॉर्मल है n1 इससे देखो पुराना जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे। और नया वाला रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल पे है? तो अल्फा प्लस थीटा, मतलब ये है कितना एंगल पे? तो ये है 2 अल्फा प्लस थीटा एंगल पे, है ना। बात आ रही क्या समझ में? तो उस हिसाब से हम लोग बोल पा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे जो है पहला वाला वो थीटा एंगल पे था n1 से, और दूसरा वाला 2 अल्फा प्लस थीटा एंगल पे है। तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल रोटेट कर गया है कितना? 2 अल्फा। क्या ये बात आ गई समझ में? ठीक है। तो यही बात है, एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे ये जो होता है ये होता है 2 टाइम्स ऑफ
एंगल रोटेटेड बाय मिरर, है ना। तो मिरर अगर अल्फा एंगल रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा एंगल रोटेट करेगा। बात आ रही है समझ में? तो इंसिडेंट रे को अगर फिक्स रख रहे हो और मिरर को रोटेट कर रहे हो तो मिरर जितना एंगल घूमेगा उसका डबल एंगल घूमेगा रिफ्लेक्टेड रे, और वो भी सेम सेंस में। बात पक्की है? ठीक है, अब चलते हैं अगले केस पे। अब केस सेकंड को हम लोग देखते हैं। केस सेकंड में दिया हुआ है इंसिडेंट रे रोटेटेड कीपिंग मिरर फिक्स्ड। ठीक है, तो देखो मिरर ये रहा, नॉर्मल ये रहा, मिरर रोटेट नहीं कर रहा तो नॉर्मल भी घूमेगा नहीं। पहले इंसिडेंट रे था थीटा एंगल पे नॉर्मल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना था, थीटा एंगल पे नॉर्मल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इससे। अब क्या किया है, इंसिडेंट रे को हम लोग बीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए हैं, है ना। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा प्लस बीटा, है ना, थीटा प्लस बीटा नए इंसिडेंट रे के लिए। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा, है ना। तो अगर ये थीटा प्लस बीटा है, नया रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन नॉर्मल से थीटा प्लस बीटा आगे है और पुराना रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल आगे था, तो ये जो एंगल है दैट विल बी बीटा, है ना। थीटा प्लस बीटा में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा, बीटा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख पाएँ कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमा है, बीटा से घूमा है और क्लॉकवाइज घूमा है ना। जब इंसिडेंट रे को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो बीटा एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो बीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज घूमता है बीटा एंगल से। सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूमने को अगर पॉजिटिव लेंगे एक बात, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना विल बी नेगेटिव, एंगल को नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे फिर। या ऐसे बोल लो कि अगर इंसिडेंट रे को हम लोग घुमाए हैं, जिस भी तरफ घुमाएंगे उसका अपोजिट साइन कैरी करेगा रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल रोटेट करेगा वो अपोजिट साइन कैरी करेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, रोटेशन का अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे भी है, ये रिफ्लेक्टेड रे देखो बीटा क्लॉकवाइज घुमा है, कब, जब इंसिडेंट रे को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं। बात है पक्की? ठीक है, अब केस थर्ड के बारे में बात करें तो केस थर्ड में क्या है कि बोथ इंसिडेंट रे एंड मिरर आर रोटेटेड, है ना। तो दोनों ही जो पहले दो केसेस है उसको कंबाइन कर दिए हैं। तो मिरर को रोटेट करते थे जितना एंगल से उसका डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता था, इंसिडेंट रे को रोटेट करते जितना एंगल से उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता था सेम अमाउंट से। दोनों को कंबाइन कर दोगे तो इस तरीके से एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे लिख पाओगे, है ना। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो एंगल रोटेटेड को डिफ्रेंशिएट करने से क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली डिफ्रेंशिएट करोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा साइन कन्वेंशन का, कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज जो भी एंगल है या फिर एंगुलर वेलोसिटी है जो भी क्लॉकवाइज उसको प्लस साइन के साथ कंसीडर करोगे, अगर तो एंटी क्लॉकवाइज में जो भी पैरामीटर्स होगा उसको माइनस साइन के साथ कंसीडर करोगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बात आ गई समझ में? थर्ड केस जो है इसको जनरल केस भी बोल सकते हो। क्या मतलब जनरल केस, मतलब ये कि इसी केसेस में चेंजेस करके हम लोग फर्स्ट केस पे भी अराइव कर सकते हैं और सेकंड केस पे भी अराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में था क्या, फर्स्ट केस में था कि मिरर जो है इज रोटेटेड, है ना, एंड इंसिडेंट रे को फिक्स रखे थे, मतलब इंसिडेंट रे नहीं घूम रहा था। यहाँ पे जब हम लोग आते हैं थर्ड केस में तो देखो इंसिडेंट रे को नहीं घुमाओगे तो इंसिडेंट रे कोई भी एंगल कवर नहीं करेगा। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, है ना, कोई एंगल कवर नहीं करेगा। एंगल नहीं कवर करेगा, कंटिन्यूसली रुका ही हुआ है तो घूम भी नहीं रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो, है ना, और एंगुलर एक्सलेशन भी ज़ीरो। ठीक है, तो ये तीन टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये जैसे ही गायब होगा तो तुम्हारा जो है ये जो लिखा हुआ है, ये जो घेरे हैं, ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा किस केस के लिए, तो फर्स्ट केस के लिए, कि एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड है 2 टाइम्स ऑफ एंगल रोटेटेड बाय मिरर। डिफरेंशिएट करो तो एंगुलर वेलोसिटी में ऐसा ही रिलेशन, डिफरेंशिएट करो तो एंगुलर एक्सलेशन में भी ऐसा ही रिलेशन। ठीक है, अब इसी में सेकंड केस को भी तुम इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड केस में क्या था, मिरर था रेस्ट पे, है ना, और इंसिडेंट रे घूम रहा था। तो मिरर अगर रेस्ट पे है, मिरर नहीं घूम रहा है, कंटिन्यूसली रेस्ट पे है, तो एंगल रोटेटेड बाय मिरर विल बी ज़ीरो। तो ये टर्म गायब होगा, तो ये भी गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा। कंटिन्यूसली अगर रेस्ट पे है तो ये तीन टर्म गायब हो जाएगा, तो जो बचा कुचा अनहिडन है वो हो जाएगा सेकंड केस का रिजल्ट। बात आ रही है समझ में, है ना। तो यही बातें हैं, ठीक है, समझ आ गई। बाकी इस पे बेस्ड सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।